Good morning students and my dear friends, today is 16th of June 2023 Friday। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज अचीवमेंट इज टैलेंट प्लस प्रिपरेशन। आज के मिंट पेपर के अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 17 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में भी हम 17 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, SIA may raise stake in Air India to 40%। SIA स्टैंड्स फॉर सिंगापुर एयरलाइंस। तो सिंगापुर एयरलाइंस ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रेजेंट किया है इन फ्रंट ऑफ एयर इंडिया, जहां पर सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में जो अपना स्टेक है 25.1% का उसको इंक्रीज करके 40% करना चाह रही है। सो एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर, सिंगापुर एयरलाइंस वांट्स टू इंक्रीज और वांट्स टू ग्रेजुअली इंक्रीज इट्स स्टेक इन एयर इंडिया, जो कि अभी अप्रॉक्सीमेटली 25% है, जिसको इंक्रीज करके सिंगापुर एयरलाइंस 40% करना चाह रही है। और इसी रिक्वेस्ट को लेकर के SIA और टाटा ग्रुप के बीच में इनिशियल नेगोशिएशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। हालांकि प्रपोजल जो है वो बहुत अभी अर्ली स्टेज में, नेगोशिएशन और डिस्कशन जो डेलिब्रेशन जो स्टार्ट हुआ है वो भी बहुत अर्ली स्टेज में है, लेकिन ओवरऑल टाटा ने वेलकम किया है एयर इंडिया के इस मूव को, क्योंकि टाटा का या एयर इंडिया का यह मानना है कि जो सिंगापुर एयरलाइंस का एक्सपर्टाइज है वो एयर इंडिया को ज़रूरी होगा इंडस्ट्री में मार्केट लीडर को टेक ऑन करने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे वो इंटरनेशनल एविएशन हो। क्योंकि ज़्यादा स्टेक अगर होगा सिंगापुर एयरलाइंस का टाटा या एयर इंडिया में, डेफिनेटली सिंगापुर एयरलाइंस विल बी मोर कमिटेड फॉर इम्प्रूविंग द सर्विस स्टैंडर्ड ऑफ एयर इंडिया थ्रू डिफरेंट इनोवेशन, थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग एंड थ्रू डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस। इसके अलावा सिंगापुर एयरलाइंस जो है वो ग्रुप को मैनेज करने में ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करेगी एंड दैट इज़ वाई एयर इंडिया हैज़ वेलकम दिस मूव बाई सिंगापुर एयरलाइंस। हालांकि अभी इसको लेकर कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। टाटा ग्रुप इज़ इन द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग विस्तारा, दैट इज़ टाटा SIA एयरलाइंस इनटू एयर इंडिया एंड एयर एशिया इनटू एयर इंडिया एक्सप्रेस बाई मार्च 2024। तो टू मर्जर और कंसोलिडेशन जो टाटा ऑलरेडी प्लान कर रहा है, एंड दिस इज द करंट SIA स्टेक एंड आफ्टर द मर्जर दिस विल बी द SIA स्टेक इन एयर इंडिया। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, उसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। दिस ब्लू पार्ट इंडिकेट द स्टेक ऑफ टाटा और दिस लाइट ऑरेंज पार्ट इंडिकेट्स द शेयर ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ Mint paper. Trans-America annexes $2 billion TCS pact to focus on insourcing. TCS की जो $2 billion की 10 साल पुरानी डील थी विद अमेरिकन आर्म ऑफ डच इंश्योरेंस Aegon NV that has been scrapped 5.5 years after Trans-America Life Insurance selected India's largest IT सर्विस कंपनी। तो जो TCS की ये $2 billion की डील थी जो 10 साल के लिए थी, वो 5 या 5.5 साल में ही उसको ख़त्म कर दिया गया है। Trans-America is planning to cut its dependence on third party IT services firms such as TCS। और इसको लेकर के TCS के एग्जीक्यूटिव ने कहा कि जो पूरा ट्रांजैक्शन है, जो पूरी जो डील है, जो स्क्रैप है, इसको कंप्लीट होने में अप्रॉक्सीमेटली 24 से 30 महीने लग जाएंगे, implying that this Mumbai-based company will have worked for 8 of the planned 10 years of the contract। और इसका इम्पैक्ट जो है कंपनी पर वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत मिनिमम होगा। TCS will have worked for 80% of the duration of the contract। जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो फिलहाल के लिए वाइंड अप हो रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। ऑडिट फर्म्स मस्ट बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, NFRA चेयर। तो बेसिकली ये एक इंटरव्यू है, उसका ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है। तो उसमें NFRA के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने बोला है कि जितनी भी ऑडिट फर्म्स हैं उनको ट्रूली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सिर्फ पेपर पे नहीं, ऑन पेपर उनको इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बाय स्पिरिट भी उनको इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली हमें कुछ केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पर कई सारी जो फर्म्स थी, उनकी ऑडिट जो कंपनीज थी, वो वहाँ पर होने वाले फंड सिफन ऑफ को मिस एप्रोप्रिएशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई।
तो जिसकी वजह से उनकी जो ऑडिट कंपनीज़ हैं उन पर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा था। उसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ये एक इंटरव्यू है मिस्टर अजय भूषण पांडे का, जो कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA के चेयरपर्सन हैं। और उनका ये कहना है कि जितनी भी ऑडिट फर्म्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑडिट फर्म्स हो चाहे वो प्राइवेट ऑडिट फर्म्स हो, दे शुड नॉट फॉल प्रे टू नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। और उन्हें किसी भी तरह का जो इंक्लिनेशन है ऑडिटिंग कंपनी की तरफ वो नहीं करना चाहिए। जो उनके प्रोफेशनल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हों, जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं उसको प्रॉपर्ली फेस करने के लिए उनको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो जनरल गाइडलाइंस हैं, जो ऑडिट स्टैंडर्ड हैं, वो सिर्फ वर्ल्ड के लिए, वो सिर्फ नैरो इंटरप्रिटेशन को नहीं, जबकि उसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन जो है वो ऑडिट फर्म्स को फॉलो करना चाहिए अगर वो ये चाहती हैं कि उन पर जो फेथ है वो मेंटेन रहे, उनकी जो इमेज है वो मेंटेन है। तो पूरे इंटरव्यू में बेसिकली यही बोला गया है। अगर आप थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं इंटरव्यू तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। इंडियाज एक्सपोर्ट डिक्लाइन ओवर 10% इन मे इम्पोर्ट सर्च। तो इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट है, यहाँ पर मर्केंटाइज एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जो गुड एक्सपोर्ट है वो मई के मंथ में 10% से डिक्लाइन हुआ है। क्यों डिक्लाइन हुआ है? बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी कंडीशंस एंड ग्लोबल स्लो डाउन इन वेस्टर्न इकोनॉमीज एज वेल एज इन चाइना, जिसकी वजह से जो डिमांड है इंडियन प्रोडक्ट्स की वो हर्ट हुई है, वो इम्पैक्ट करी है। और इसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के ओवरऑल गुड्स के एक्सपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके कंपैरिजन में अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, ड्रिवन बाय द डिमांड फॉर द फर्टिलाइजर अहेड ऑफ द खरीफ। सो इन द फर्टिलाइजर सेक्शन की वजह से हम बोल सकते हैं खरीफ की हमारी फसल की बुआई होने वाली है, उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर सेक्शन है उसकी डिमांड ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट है वो हमें सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। उससे कंपैरिजन में हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है। रीजन बिहाइंड ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशंस। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, गवर्नमेंट सेट टू गार्नर रिकॉर्ड 63K करोड़ इन डिविडेंड फ्रॉम PSUs। PSUs स्टैंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 23 में जो 67 लिस्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, 67 जो लिस्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनसे सबसे ज़्यादा हाई इक्विटी डिविडेंड रिसीव करने वाली हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में। अप्रॉक्सीमेटली 63K करोड़ का डिविडेंड जो है वो गवर्नमेंट रिसीव करेगी 67 लिस्टेड PSU से फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। और ये 63,000 करोड़ का जो डिविडेंड है पिछले साल के कंपैरिजन में 24% ज़्यादा है, 24.7% इंक्रीज्ड है इन कंपैरिजन टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने कितना डिविडेंड रिसीव किया था? अप्रॉक्सीमेटली 50,583 करोड़ का डिविडेंड जो है वो गवर्नमेंट को इन 67 पब्लिक सेक्टर लिस्टेड कंपनीज जो थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, उनसे गवर्नमेंट ने रिसीव किया था। और जो एनालिस्ट है उनका ये मानना है कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 का जो अभी हम डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हैं 63,000 करोड़ का, ये अभी और इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ PSUs हैं जैसे कि गेल, हिंदुस्तान कॉपर, बालमर, इन सब ने अभी अपने डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं किया। जो इक्विटी डिविडेंड है उसको डिक्लेयर नहीं किया। प्रोबेबली जो 63 का नंबर है ये अभी आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। और अगर 2019 से कंपेयर किया तो फाइनेंशियल ईयर 19 में जो डिविडेंड हुआ था उससे जस्ट डबल गवर्नमेंट ने डिविडेंड रिसीव किया है इस फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो कि प्री पैंडेमिक फाइनेंशियल ईयर था। प्री पैंडेमिक फाइनेंशियल ईयर में जो डिविडेंड रिसीव है तो उसके बाद 23 में जाकर गवर्नमेंट का जो डिविडेंड है वो अप्रॉक्सीमेटली डबल हुआ है। 2019 में गवर्नमेंट ने कितना डिविडेंड अगर हम देखें रिसीव किया तो अप्रॉक्सीमेटली 29,000 करोड़ का डिविडेंड जो था वो इन पब्लिक सेक्टर्स, अप्रॉक्सीमेटली 67 पब्लिक सेक्टर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनसे हुआ था। तो ईयर बाय ईयर जो है गवर्नमेंट का डिविडेंड अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। और इन 67 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज में से अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स को देखें तो जो बैंक्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 करोड़ का डिविडेंड पे करेंगे गवर्नमेंट को फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, जो कि पिछले साल से 56% ज़्यादा, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हुई है। और अगर ओवरऑल हम डिविडेंड को देखें तो जो टॉप पेइंग डिविडेंड पेइंग PSUs हैं वो कौन कौन सी हैं? कोल इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, NTPC और पावर ग्रिड। ये 4 जो PSUs हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 45 या केवल अकेले ही 45,000 करोड़ का डिविडेंड जो है वो गवर्नमेंट को पे कर रही हैं। So this is government dividend income from public listed public sector undertakings 2014 से लेकर के 2023 तक का डेटा है। You can just have the glimpse of it। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है अगर कुछ पैंडेमिक ईयर को हम छोड़ दें।
एंड दीज आर द टॉप डिविडेंड सोर्सेज फॉर गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 23। कहाँ से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा डिविडेंड रिसीव हुआ, जैसे कि कोल इंडिया, ओएनजीसी, एसबीआई, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल एंड पीएफसी। और कितना परसेंटेज वाइज चेंज हुआ है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, ये भी आप देख सकते हैं। हालांकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो इंक्रीज है वो नेगेटिव में है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। विलफुल डिफॉल्टर्स मे गेट लोन आफ्टर 5 years ऑफ सेटलमेंट। कल की न्यूज़ में हमने जो फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्टर्स का केस डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने आरबीआई के जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया था, और बैंक्स ने, कमर्शियल बैंक्स ने उसको लेकर के जो क्लैरिफिकेशन मांगा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो न्यूज़ भी हमने कवर करी थी। अगर आपने कल की न्यूज़ नहीं देखी तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं इस न्यूज़ को समझने के लिए। तो अभी आज जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनके बारे में ये न्यूज़ है। बैंक्स विल बी अलाउड टू एक्सटेंड लोन टू विलफुल डिफॉल्टर्स एंड डिफॉल्टर्स आफ्टर 5 years ऑफ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। जो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट को लेकर के जो गाइडलाइंस आई थी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के जो आरबीआई की रीसेंट गाइडलाइंस है, उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि ऐसे डिफॉल्टर जो कि विलफुल हैं, जो जिन्होंने विलफुली अपने पर्टिकुलर अकाउंट को एनपीए किया है, उन डिफॉल्टर के साथ अगर कमर्शियल बैंक्स, पीएसयूज अगर सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करते हैं थ्रू नेगोशिएशन और डेलिब्रेशन, तो उस सेटलमेंट के 5 साल के बाद, 5 years के बाद ही उन डिफॉल्टर्स को, स्पेशली विलफुल डिफॉल्टर्स को दोबारा लोन दिया जा सकेगा। 8 जून को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू किया था, जहां पर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट को लेकर के आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी, जहां पर आरबीआई ने बोला था कि जो बैंक्स हैं वो अपनी अकाउंट बुक को इंप्रूव करने के लिए जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जो फ्रॉड अकाउंट्स हैं, उनसे कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर लें, जिससे कि या तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू या फाइनेंसिंग के थ्रू जितने भी एनपीएज हैं इनको इम्प्रूव किया जा सके। और कल को इसी को लेकर के हमने डिस्कस किया था कि जो बैंक्स हैं वो कंफ्यूजन में है कि जो फ्रॉड अकाउंट्स हैं क्या वो भी इसी पर्टिकुलर लिस्ट में कवर होते हैं या नहीं। और उन्हीं गाइडलाइंस में जो आरबीआई था उसने मैंडेट भी किया था कि बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, जो बोर्ड है उस पर्टिकुलर बैंक का वो अप्रूव करे, और जितने भी ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के केसेस हैं ये बोर्ड के थ्रू ही इनका अप्रूवल होगा। और ऐसा नहीं कि पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉड डिफॉल्टर्स के लिए ये गवर्नमेंट आरबीआई ने ये नोटिफिकेशन या ये कोई गाइडलाइन जारी करी थी। 2007 में भी इस तरह का कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस दी थी, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोला था कि जो ये विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, फ्रॉडुलेंट बोरोवर्स हैं, इनसे कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट किया जाए विदाउट प्रेजुडिस टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर वे अगेंस्ट सच बोरोवर। तो इसी को लेकर के, स्पेशली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेकर के भी कन्फ्यूजन था कमर्शियल बैंक्स की, अगर ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो जाता है तो क्या बैंक्स उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं या नहीं। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था, उसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लियरेंस दे रही। एज ऑफ नाउ जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जो फ्रॉड डिफॉल्टर्स हैं, अगर उनका केस सेटल हो जाता है तो उसके 5 साल के ड्यूरेशन तक उनको किसी भी तरह का लोन नहीं दिया जाएगा। सो दिस इज द टाइम लाइन, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। जून 8 को आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया था कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट को लेकर के। आरबीआई ने मैंडेट कर दिया था बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर दिस कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, जिसमें फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्टर्स दोनों के ही केस को इंक्लूड किया था। लेट अस सी कि किस तरीके से सेटलमेंट, जो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की जो गाइडलाइंस आई हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया सील $3 billion ड्रोन डील्स विद यूएस अहेड ऑफ मोदी विजिट। सो डिफेंस मिनिस्ट्री ने $3 billion की जो डील है वो अप्रूव करी है। किस लिए अप्रूव करी है? फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ यूएस मेड आर्म्ड MQ-90B Guardian ड्रोन्स। तो 3 बिलियन की ड्रोन की जो डील है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनली अप्रूव कर दी है, जहां पर हम यूएस से MQ-9B गार्जियन ड्रोन जो है वो सप्लाई में लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 31 ड्रोन जो हैं वो इंडिया खरीदेगी, जो कि जनरल एटॉमिक जो है वो उसको मैन्युफैक्चर करेगा, जिसका वैल्यूएशन $3 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली है। और ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस पर्टिकुलर इनिशियल क्लियरेंस फॉर द प्रोक्योरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज जस्ट बिफोर द डेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विजिट टू यूएस में नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट शेड्यूल है, और उस ड्यूरेशन में जो डील फाइनलाइज हुई इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द मिनिस्ट्री अपेक्स बॉडी फॉर कैपिटल प्रोक्योरमेंट मेट ऑन थर्सडे टू अप्रूव दिस डील, जो कि मोदी अब इस बार की जो यूएस मीट होगी, जहाँ पर यूएस में जाकर के मोदी इस पर्टिकुलर डील को अनाउंस करेंगे।
और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप इसलिए भी है क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में जिस तरीके से बाईलैटरल टाइज और जो डिफेंस टाइज जिस तरीके से डीपन हो रही हैं, उसको उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ये जो डील हुई है इंडिया और यूएस के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया को प्रायोरिटी दे रहा है यूएसए। किस लिए प्रायोरिटी दे रहा है यूएसए डिफेंस डील में? क्योंकि चाइना का जो डोमिनेंस है उस पर्टिकुलर रीजन में, उसको ओवरकम करने के लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एंड दैट इज व्हाई ओनली यूएस इज गिविंग प्रायोरिटी टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स डिफेंस डील। और कई सारे कोलैबोरेशंस हमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिल रहे हैं, कई सारे सिक्योरिटी अलायंसेस भी देखने को मिल रहे हैं। इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि चाइना के डोमिनेंस को, ग्रोइंग डोमिनेंस को कम करना, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में। तो फिलहाल के लिए डील साइन हो गई। अब डिफेंस मिनिस्टर को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जो कि फर्स्ट स्टेप है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का, जिसको कैबिनेट के थ्रू क्लियर कराना पड़ेगा, उसके लिए मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री जाएगी। अब इसी के साथ इंटरनेशनल न्यूज़ और भी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया सीक्स ईयू कार्बन टैक्स रिलीफ फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो अभी कार्बन टैक्स को लेकर के इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो नेगोशिएशन चल रहा था, इसमें इंडिया ने थोड़ा सा फेरबदल किया। इंडिया ने कहा है कि ठीक है, अगर आप हमें सारे बिजनेसेस में नहीं ये दे सकते हैं कार्बन टैक्स रिलैक्सेशन, तो एटलीस्ट जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए हमें ये कार्बन टैक्स का रिलैक्सेशन दीजिए। जो CBAM मैकेनिज्म जो EU कंट्रीज़ ने कार्बन एमिशन को टारगेट करते हुए इन्वायरमेंट को सिक्योर करने के लिए जो लिया है, इसमें इंडिया जो है स्मॉल बिजनेसेस के लिए एग्जम्पशन चाह रहा है। अभी तक तो इंडिया ओवरऑल एग्जम्पशन डिमांड कर रहा था, बट लेकिन अब रिसेंटली TTC काउंसिल स्टैंड फॉर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल में इंडिया ने बोला है कि एटलीस्ट जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए आप इस कार्बन टैक्स को एग्जम्प्ट करें, जिससे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे बिकॉज ऑफ दिस CBAM मैकेनिज्म और कार्बन टैक्स। व्हाट इज दिस CBAM मैकेनिज्म? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। Who has implemented it? यूरोपियन कंट्रीज ने ये CBAM मैकेनिज्म जो है वो इम्प्लीमेंट किया है फॉर दोज प्रोडक्ट्स, फॉर दोज इंपोर्ट जहाँ पर कार्बन एमिशन होता है। तो बेसिकली इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को सेव करने के लिए कार्बन टैक्स इंपोज किया गया ऐसे प्रोडक्ट्स पर जहाँ पर एमिशन जो है वो ज़्यादा होता है। तो जिन पर ज़्यादा एमिशन होगा उन पर ज़्यादा कार्बन टैक्स जो है वो इंपोज किया जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टॉक एडिशन ऑफ 50 न्यू चैप्टर इन प्रपोज डील। तो कोलैबोरेशन इन स्पेस, माइनिंग एंड स्पोर्ट्स आर अमंग द दीज 50 न्यू चैप्टर्स। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो नेगोशिएशन चल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, उसमें 15 नए एरिया, 15 नए चैप्टर ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे एज पर द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दीज न्यू सेगमेंट्स वुड बिकम द पार्ट ऑफ एनी ट्रेड पैक्ट दैट हैज़ बीन नेगोशिएटेड बाय इंडिया। और इसमें स्पेस, माइनिंग और स्पोर्ट्स जैसे एरियाज भी इंक्लूडेड है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिछले कुछ टाइम से FTA को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। इस बार इसमें 15 नए एरियाज और इंक्लूड किए गए हैं इस प्रपोज डील में। हालांकि अभी ये नेगोशिएशन की स्टेज में है। अगर हमें फ्यूचर में देखने को मिलता है कि अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो हमें ये नए चैप्टर्स भी इस पर्टिकुलर प्रपोज डील में देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्टेड 4th स्ट्रेट मंथ्स लो। इस न्यूज को हम मिनट में कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने डिस्कस किया है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो मई के मंथ में 10% डिक्लाइन हुआ है। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसको तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कवर किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो चौथे महीने लगातार डिक्लाइन हो रहा है, और इसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशंस, जो कई सारे जो मेजर इकोनॉमीज हैं, बड़ी इकोनॉमीज है जो इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, वहाँ पर रिसेशनरी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स जो डिमांड है वो डिक्लाइन कर रही है, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया के एक्सपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज द ट्रेड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। ये हमारा ट्रेड बैलेंस है जो कि अभी भी नेगेटिव सिचुएशन में ही है, -22.12 रहा है। हालांकि इंपोर्ट में भी डिक्लाइन 6.6% का देखने को मिला है इन द मंथ ऑफ मई। हालांकि मिंट में हमने डिस्कस किया था कि जो इंपोर्ट है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला, दैट इज ऑन सीक्वेंशियल बेसिस। अगर आप देखें तो हमने बोला था सीक्वेंशियल बेसिस में इंपोर्ट पर हमें जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट देखें मई के मंथ में, तो मई के मंथ में इंडिया का जो इंपोर्ट है वो भी डिक्लाइन हुआ है 6.6% तक। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कूलिंग कमोडिटी प्राइसेस की वजह से जो इंपोर्ट बिल है वो थोड़ा सा हमारा डिक्लाइन हुआ है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RIL इन टॉक्स फॉर $2 बिलियन लोन्स फॉर फ्यूल एक्सपेंशन। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो नेगोशिएशन में किससे? फॉर फॉरेन करेंसी लोन अप टू $2 बिलियन। तो फॉरेन करेंसी लोन 2 बिलियन का फॉरेन करेंसी लोन लेने के लिए कई सारे जो लेंडर्स हैं उनसे रिलायंस इंडस्ट्री डिस्कशन में, और कहा जा रहा है कि जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज हो रही है दिस इज टू फ्यूल द ऑन गोइंग एक्सपेंशन ऑफ ऑयल टू टेलीकॉम बिजनेस। तो बेसिकली अपने फ्यूल बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री जो है $2 बिलियन का फॉरेन करेंसी लोन जो है वो सीक कर रही है फ्रॉम डिफरेंट लेंडर्स। लेट्स सी, जब ये डील फाइनलाइज होगी तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। MCA ऑर्डर प्रॉब इन हीरो मोटो कॉर्प।
तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया है किसके अगेंस्ट, हीरो मोटोकॉर्प के अगेंस्ट इन रिलेशन विद थर्ड पार्टी वेंडर इन केस रिलेटेड टू एलिगेशन ऑफ डाइवर्शन ऑफ फंड। तो 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग एमसीए ने, एमसीए स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के इंटरेस्ट में ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये लॉन्च किया गया है टू प्रॉब द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं उनसे किस तरह के रिलेशन हैं और किस तरीके के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो फंड डाइवर्जन को लेकर के ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च किया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ई स्कूटर सेल टेक्स अ प्लंज इन जून ऑन फेम 2 सब्सिडी कट। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ने फेम 2 सब्सिडी में कट डाउन किया था और हमने उस न्यूज़ को डिटेल में कवर किया था। उसी पर्टिकुलर फेम 2 सब्सिडी में जो कट किया था गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से जून के मंथ में जो ई स्कूटर है उसकी जो सेल है वो डाउन होती हुई दिख रही है। So this is the कंपैरिजन ऑफ मे रजिस्ट्रेशन एंड जून रजिस्ट्रेशन। जून का डेफिनेटली पूरे महीने का रजिस्ट्रेशन नहीं, 15 जून तक के रजिस्ट्रेशन का डेटा, यानी कल तक जो रजिस्ट्रेशन हुए उनका नंबर्स है। तो ये जो जून मंथ का डेटा है ये डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं ओला के केस में, टीवीएस, बजाज, जितने भी जो टॉप ई स्कूटर कंपनीज हैं उन सब के केसेस में जो रजिस्ट्रेशन है, जो सेल है जून के मंथ की, वो डाउन हो रही है। रीजन बिहाइंड जो फेम सब्सिडी में गवर्नमेंट ने कट किया है उसकी वजह से ये हमें रजिस्ट्रेशन और सेल में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कोल इंडिया टू कम अंडर कंपटीशन एक्ट परव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने थर्सडे को कोल इंडिया जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके अगेंस्ट वर्डिक्ट देते हुए कहा कि कंपटीशन एक्ट में, जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसमें CIL भी आता है। रिसेंटली माइनर ने अपना एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि बीइंग अ PSU और एज पर द कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट, जो कोल इंडिया है वो कंपटीशन एक्ट के परव्यू में नहीं आता। उस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कल यानी थर्सडे को ऑर्डर दिया है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है दैट वुड कम विद इन द एम्बिट ऑफ कंपटीशन एक्ट। तो बेसिकली ये मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन को लेकर के एक्ट है। कोल इंडिया का आर्गुमेंट कहता है कि नेशनलाइजेशन एक्ट के तहत कोल इंडिया को मोनोपोली प्रोवाइड करेगी, ऑपरेशंस जितने भी हैं कोल इंडिया के वो कंपटीशन एक्ट के परव्यू में नहीं आते। CCI का आर्गुमेंट कहता है नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनलाइजेशन एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट, स्टेट मोनोपोली कुड नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ इनएफिशिएंसी। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, जहाँ पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए बोला है कि कंपटीशन एक्ट के परव्यू में CIL भी आता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड इनफोर्स टच न्यू हाई इवन रोलओवर्स डेक्लाइन। तो क्रेडिट कार्ड्स आर नो लॉन्गर अर्बन प्रिजर्व्स, इवन रूरल इंडिया में भी उनका पेनिट्रेशन अच्छा हो गया है। क्रेडिट कार्ड इनफोर्स जो है वो अप्रैल के मंथ में रिकॉर्ड हाई पहुंच गया, अप्रॉक्सीमेटली 86.5 मिलियन कार्ड्स जो थे, क्रेडिट कार्ड्स की बात हो रही है स्टूडेंट यहाँ पर, जो 86.5 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स अप्रैल के मंथ में सर्कुलेशन में थे। एज द बैंक्स प्रीमेट्स टियर 2, टियर 3, टियर 4 सेंटर्स। और अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो मार्केट शेयर वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। एक्सिस बैंक मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 11.7% to 14.2% from January to February month, from February to April, लेड बाई द एक्विजिशन ऑफ सिटी कंज्यूमर बिजनेस। तो इस तरीके से जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो उनका सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है। हालांकि रोल ओवर्स जो हैं, जो यूजर्स है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद देखिए सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कार्ड जो है वो उनका यूजर्स भी इंक्रीज होता हुआ देखिए, नंबर्स भी इंक्रीज होता हुआ। हालांकि जो रोल ओवर्स है वो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। दिस इज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और दिस इज नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर्स और द वैल्यूएशन एक्सपेंडिचर दैट हैज़ बीन डन थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, GST काउंसिल टू मीट ऑन जुलाई 11 में रिजॉल्व ऑनलाइन गेमिंग इशू। ऑनलाइन गेमिंग इशू और उसके टैक्सेशन को लेकर के पिछले 2-3 GST काउंसिल की मीटिंग में ये इशू चल रहा है और अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। इस बार माना जा रहा है कि जो ऑल पावरफुल GST काउंसिल है वो दिल्ली में मीट करेगी जुलाई 11 में, और इस पर्टिकुलर मीटिंग में जो ऑनलाइन गेम्स है, प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है उनके टैक्स को लेकर के, उन पर जो टैक्सेबिलिटी का जो इशू पिछले कुछ ड्यूरेशन से पेंडिंग है उसको फिलहाल के लिए रिजॉल्व किया जा सकता है। हालांकि ये भी स्पेकुलेशन है क्योंकि पिछले 2-3 मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग इशूज़ जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टैक्स को लेकर के, GST को लेकर के जो इशू है वो प्रॉबली इसको रिजॉल्व किया जाएगा इस पर्टिकुलर मीटिंग में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रिफाइंड सोया सनफ्लावर ऑयल का 12%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 12% यानी 12.5% तक कम कर दी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जब हम देखें तो सोयाबीन ऑयल हो चाहे वो सनफ्लावर ऑयल, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। किन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो फूड इन्फ्लेशन को
कंट्रोल करने के लिए आगे आने वाले टाइम में एल नीनो इम्पैक्ट की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होगी। तो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव मेजर लिए हैं, और प्रोएक्टिव मेजर में गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 12.25% तक कम कर दी, और ऐसा कहा जा रहा है इसके बाद जो ईटिंग ऑयल, एडिबल ऑयल है इंडियन मार्केट में वो थोड़ा सा सस्ता होगा। सो दिस इज द क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन, और कितना परसेंटेज ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम किया। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट अब। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।